बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडनेक्सा। तो आज बेसिकली हमने जो है वो अपने जो थॉरक्स है उसका पार्ट 3 अपने लेक्चर का स्टार्ट करना है। दैट इज़ अबाउट द इंटरनल थोरेसिक इंटरकोस्टल थोरेसिक आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड इंटरकोस्टल वेन्स, मतलब वस्कुलेचर को आज हमने पढ़ना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया हुआ कि हमारी जो थोरेसिक वॉल्स है उनको मेन जो सप्लाई होती है वो 3 आर्टरी से मिलती है। फर्स्ट इज़ द सबक्लेवियन आर्टरी, देन हमारे पास होती है एक्सिलरी आर्टरी, और फिर हमारे पास होती है थोरेसिक आयोटा। अब उनमें भी जो हर आर्टरी है उसकी कौन कौन सी ब्रांच जो है वो हमारे थोरेसिक रीजन को सप्लाई करती है, तो उसमें कौन सी जगह जो हमारे पास जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें हमारे पास होती है सुपीरियर इंटरकोस्टल और इंटरनल थोरेसिक ब्रांचेस जो हमारी थोरेसिक वॉल को सप्लाई करती हैं। इसी तरह एक्सिलरी आर्टरी के हमारे पास सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी और उसकी जो लेटरल थोरेसिक ब्रांचेस होती हैं एक्सिलरी आर्टरी की, वो सप्लाई करती हैं। और थोरेसिक आयोटा की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल और सबकोस्टल ब्रांचेस होती हैं वो हमारे थोरेसिक वॉल्स को सप्लाई करती है। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ना है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो हमारे पास स्पेसिफिकली सप्लाई करती है हमारी जो है वो एंटीरियर वॉल ऑफ द बॉडी को, और कहाँ से, हमारी क्लेविकल से लेकर अब्लाइकस तक से सप्लाई करते हैं। और ये बेसिकली जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ना, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। मैंने पढ़ा कि सबक्लेवियन आर्टरी की जो फर्स्ट पार्ट है उससे 3 ब्रांचेस निकलती है। दैट इज़, उसके लिए हमने निमोनिक होता है विट, VIT विट। उसमें हमारे पास वर्टिब्रल ब्रांच होती है, और उसमें जो सेकेंड ब्रांच होती है वो होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो वही बात इसमें की हुई है। और इसके बाद बताया हुआ कि ये हमारी जो है वो वर्टिकली हमारी बॉडी में डिसेंड करती है, स्टर्नम के बिल्कुल साथ, उसके बिल्कुल पैरेलल डिसेंड करती है, उसके एडजेसेंट डिसेंड करती है कोस्टल और हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस के बिहाइंड, और स्टर्नम से बिल्कुल एक फिंगर ब्रेथ, या जो आप जिसके कहते हैं एक फिंगर की जो आपकी मोटाई है उतनी जो है वो लेटरल होती है टू द स्टर्नम, और जाके हमारे 6 इंटरकोस्टल स्पेस में ये एंड कर जाती है। और 6 इंटरकोस्टल स्पेस पे जब ये एंड करती है तो ये बेसिकली ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। दैट इज द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड द मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज। मैं आपको इसको इस डायग्राम से भी विजुलाइज करा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बेसिकली सबक्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट से निकल रही है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हमारे पास जा रही है नीचे नीचे नीचे, और ये 6 इंटरकोस्टल स्पेस पे जाके जो है हमारे पास टर्मिनेट करेगी बाय डिवाइडिंग इनटू द मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी एंड द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो अब यही इसने बताया हुआ है। अब हम अपने वापस अपने जो है वो बुक में चलते हैं, टेक्स्ट बुक में। अब हमारे पास जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है इसके बेसिकली हमारे पास जो है वो 6 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसकी 6 ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। 2 तो इसमें से ये जो है ना हर इंटरकोस्टल स्पेस में अप टू 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक ये हमारे पास देती है। 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी देती है ईच इंटरकोस्टल स्पेस में। मतलब एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी, तो 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देगी। इसके अलावा ये परफोरेटिंग आर्टरीज देती है। अब परफोरेटिंग आर्टरीज जो होती हैं स्पेसिफिकली इनका फीमेल्स में तो ये होती है सिग्निफिकेंस कि हमारे पास जो फीमेल्स में है ये मेमोरी ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं इन्हीं के जो है वो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं परफोरेटिंग आर्टरीज। और इसके बाद हमारे पास होती है एक और ब्रांच होती है, दैट इज द पेरिकार्डियकोफ्रेनिक आर्टरी। पेरिकार्डियकोफ्रेनिक आर्टरी बेसिकली हमारे जो है वो जो फ्रेनिक नर्व होती है, फ्रेनिक नर्व बेसिकली जो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है उसको एकम्पनाई करती है, और जाके ये हमारे पास सप्लाई करती है क्योंकि ये कार्डियकोफ्रेनिक मतलब फ्रेनिक डायफ्राम यानी फ्रेनिक आर्टरी को भी कंपनी करेगी, और पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करेगी। इसी तरह हमारे पास होती है मीडियास्टाइनल आर्टरीज जो हमारी मीडियास्टाइनम को सप्लाई करती है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है बेसिकली हमने बताया था कि जो ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है और जो मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी है, दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ पूछना चाहिए पूछा, ये जरूर पूछा जाता है कि ये टर्मिनल ब्रांचेस है और ये कहाँ टर्मिनेट होती है, अप टू द लेवल ऑफ 6 इंटरकोस्टल स्पेस पे ये इन दोनों में डिवाइड हो जाती है। जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो आगे जाके हमारी जो एंटीरियर एब्डोमेन होती है उसमें रेक्टस शीथ का कंटेंट बन जाती है, और रेक्टस मसल्स को हमारे सप्लाई करती है कहाँ तक, अम्ब्लाइकस तक। उसके बाद हमारे पास जो मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी है वो हमारे पास जो है वो कोस्टल मार्जिन जो है वो सब हमारे पास सब कोस्टल उस मार्जिन पे रन करती है, और हमारे पास ये लोवर्थ वाली जो है वो 9th 10th और बेसिकली 11th जो है आगे इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी।
इसी के बाद हमारे पास जिस तरह इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, इसी तरह हमारे पास होती है इंटरनल थोरेसिक वेन। अब इंटरनल थोरेसिक वेन जो है वो भी ये हमारे पास किसकी होती है, एंटीरियरली होती है, और ये हमारे जो है वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को या कंपनी करी होती है, और ये जाके हमारे पास ड्रेन हो जाती है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। हर साइड की जो है वो अपने साइड की ब्रेकियोसेफेलिक, राइट साइड की राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में और लेफ्ट साइड की लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, एंड देन द ब्रेकियोसेफेलिक वेन विल ड्रेन इनटू द सुपीरियर वेना केवा, जो कि हमें पता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड वेन्स में हमारे पास स्पेसिफिकली जो है हमने इसमें बताया हुआ कि जो हमारे पास हर इंटरकोस्टल स्पेस होती है उसमें हमारे पास एक सिंगल पोस्टीरियर लार्ज सिंगल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, और हर इंटरकोस्टल स्पेस में दो स्मॉल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट यहाँ रेज होता है। उसको पहले सबसे पहले हम डायग्राम से क्लियर करते हैं कि असल में वो कन्फ्यूजन पॉइंट क्या मैं बात कर रही हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो हम इस डायग्राम पे मूव करते हैं। डायग्राम पे ये अब ये हम अपने डायग्राम पे चलते हैं। अब यहाँ से देखें, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जो अब हमारे पास जो टोटल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है ना, उनके होते हैं बेसिकली टोटल होते हैं हमारे पास टोटल हमारे पास एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के होते हैं 9 पेयर्स। 9 पेयर्स में से जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी में से जो अपर 6 पेयर्स हैं वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी में से निकलते हैं, और इसके अलावा जो 7th 8th और 9th पेयर है ये हमारे पास मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, जो कि टर्मिनल ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, उसमें से ओरिजिनेट करते हैं। अब हमारे पास टोटल 9 पेयर्स होते हैं ना। तो अब हम इस जो है पिक्चर में मूव करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास ये देखें कि एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकल रही है, लेकिन ये जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है ये अब हमें तो यहाँ एक ही पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी नज़र आ रही है और एक ही एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी नज़र आ रही है, और हम वही देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जो 6 है हमारे पास पेयर्स हैं, 7 जो 6 पेयर्स हैं वो निकल रहे हैं हमारे पास जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी उससे निकल रहे हैं, या इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी कहते हैं, मैंने ये लिखा भी हुआ है। अच्छा, और उसके बाद जो हमारे पास जो 7th 8th और 9th एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी से निकल रही है। ठीक है, ये बात तो आपको हो गई यहाँ पे क्लियर। अब जो कन्फ्यूजन पॉइंट रेज हो रहा है वो क्या हो रहा है, अगर तो आपने जो मैंने बात पढ़ाई है वो गौर से पढ़ी है तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि हमने अब ये देखा है कि टोटल 9 पेयर्स हैं, और हर 9 पेयर्स में मतलब 9 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हमारी जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और 9 ही एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हमारी राइट साइड पे हैं। तो फिर ये क्यों कह रहा है कि 2 स्मॉल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी हर इंटरकोस्टल स्पेस में होगी, और अगर हर इंटरकोस्टल स्पेस में 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होंगी तो इसके मतलब है एक साइड पे तो हुई 18, मतलब एक ही साइड पे लेफ्ट ही साइड पे 9 पेयर्स बन जाएंगे, और इसी तरह अगली साइड के इंटरकोस्टल स्पेस में अगर 2 होंगी तो लेफ्ट राइट साइड पे भी 18 नहीं बन जाएंगी। तो इस तरह तो 9 पेयर्स मतलब टोटल 18 पेयर्स और 36 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज बनेंगी। तो इस चीज़ को कन्फ्यूजन को यहाँ क्लियर करते हैं कि बेसिकली जो हम 9 पेयर्स एनाटमी में कहते हैं वो हम उनकी ओरिजिन की बेस में कहते हैं। मतलब जब ओरिजिन होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से तो वो बेसिकली एक ही एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकलती है, बट अगर वो डिवाइड हो जाती है आगे 2 स्मॉल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज में हर इंटरकोस्टल स्पेस में, तो ये होता है कि हम उसको 9 पेयर्स ही कहते हैं, लेकिन असल में होते 2 हैं। और वो होते 2 कैसे हैं कि जो एक होता है हमारे पास एक एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है ना, क्योंकि इंटरकोस्टल स्पेस क्या होती है, इंटरकोस्टल स्पेस होती है कि जो अपर पार्ट है अपर जो रिब है उसका लोअर पार्ट होगा, और जो लोअर रिब होगा उसका अपर पार्ट, उसके दरमियान जो स्पेस होती है इंटरकोस्टल स्पेस, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था। अब जो हमारे पास जो स्मॉल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, तो एक जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होगी वो अलाइन करी होगी अपर रिब के लोअर सरफेस को या लोअर बॉर्डर को, और जो दूसरी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होगी स्मॉल वो जो है हमारे पास अलाइन करी होगी या फिर अकम्पनी करी होगी जो हमारे पास लोअर रिब है उसके अपर बॉर्डर को। तो ये मैं यहाँ से इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम जो है वो रखी है, हम उधर हाथ से वो भी देख लेते हैं। ये देखें, हाँ, इसे बड़ा अच्छा बताया कि हर इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे पास कंटेन करती है 2 स्मॉल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब ये देखें, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एक है, लेकिन हमारे पास एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी 2 निकल रही है, और वो 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी इस तरह होती है कि एक अपर रिब को करती है कंपनी और एक लोअर रिब को कंपनी करती है, मतलब लोअर रिब के अपर बॉर्डर को कंपनी करती है। अब ये हो गया, होप सो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं, बाकी सारा आगे काम आसान है।
एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की तो ये बात हो गई। अब यहाँ बात हो रही है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज से पहले हम एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज वाला अपना पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो फर्स्ट सिक्स स्पेसिस की होती हैं हमारे पास, वो ब्रांचेस होती हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, जो कि हमारे पास अराइज करती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इंटर्न अराइज करती है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। और जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं लोअर स्पेसिस की, जिसमें हमारे पास 7th 8th और 9th है, वो ब्रांचेज होती हैं मस्क्यूलर फ्रेनिक आर्टरी की, जो मस्क्यूलर फ्रेनिक आर्टरी खुद एक टर्मिनल ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज को भी करने से पहले ये डायग्राम देख लें, इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो है हमारे पास आर्टरीज की बात हो रही है। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की अगर हम देखें, सॉरी ये नहीं, ये वाली वो वेन्स थी, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हमारे पास बेसिकली जो है वो अराइज करती हैं सारी की सारे अयोटा से, लेकिन सारी की सारी ही अयोटा से अराइज करती हैं, मगर जो सिर्फ फर्स्ट 2 जो होती हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, उसमें एक्सेप्शन आती है। उसमें क्या एक्सेप्शन आती है कि जो पहली 2 आप हमारे पास है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती हैं, वो हमारे पास अराइज करती हैं जी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से, जो कि हमारी बैक साइड पर प्रेजेंट होती है, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। और हम पढ़ चुके हैं कि सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी बेसिकली जो है वो ब्रांच हमारे पास जो है वो हमने जो उसमें पढ़ी थी, तो सप्लाई में पढ़ी थी, तो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी ही की ब्रांच होती है, ठीक है। तो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, उससे हमारे 2 निकलती हैं। और एक बात और भी नोटिस करने के लिए, जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है वो हमारे पास उनके टोटल 9 पेयर्स हैं, लेकिन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की हमारे पास 11 पेयर्स हैं टोटल। तो मतलब टोटल 11 होती हैं हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, हर इंटरकोस्टल स्पेस में एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब इसको भी रीड कर लेते हैं। द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज ऑफ द फर्स्ट 2 species are the branches from the superior intercostal arteries। वही के पहले 2 जो है superior intercostal artery से निकलेगी, जो हमारे पास कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक जो कि सबक्लेवियन आर्टरी ही से निकलती है, उसकी एक ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज बाकी 9 स्पेसीज की होती है, वो हमारे पास निकलती हैं डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा से। तो वही बात होगी। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है इसकी सप्लाई क्या है, कि हर इंटरकोस्टल आर्टरी जो होती है वो हमारे पास सप्लाई देती है मसल्स को, स्किन को और हमारी पेराइटल प्लूरा को। द ब्रांचेस जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए होती हैं वो पर्टिकुलरली फीमेल्स में लार्ज होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट। और जो हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, ये हमारे पास एनास्टोमोस भी करती हैं। ये देख लें, एट द लेवल ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के लेवल पे ये हमारे पास जो है एनास्टोमोस करती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी, नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स के लिए ये डाली डायग्राम अब हम देखेंगे। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में सबसे पहले तो मैं आपको जनरल डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊं, ताकि आपको बेसिक पता होगी, स्क्रैच उसकी फाउंडेशन पता होगी, तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। तो देखिए, एक होती है राइट साइड ऑफ द थोरैक्स, होती है लेफ्ट साइड ऑफ द थोरैक्स। अब हमारे पास जो बेसिकली सुपीरियर वेना केवा में जो सारा ब्लड वेनेज ड्रेनेज हो रहा है, और नीचे से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से हमारे पास हो रहा है इन्फीरियर वेना केवा से ड्रेनेज। अब हमारे पास जो बेसिकली स्पेसिफिकली आ रही है राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन जो हमारे पास आ रही है, राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन जो हमारे पास होती है, और लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन होती है, ये दोनों जाके ड्रेन होती है सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। और ये हमारे पास राइट ब्रेकियोसिफेलिक और लेफ्ट ब्रेकियो। इसी तरह हमारे पास होती है एजाइगस वेन। अब एजाइगस वेन क्या होती है बेसिकली स्पेसिफिक? एजाइगस वेन जो है हमारे पास ये 3 ब्रांचेस से हमारे पास बन रही होती है। वो कौन सी होती हैं? पहली जो ब्रांच होती है वो होती है राइट सब कोस्टल वेन, राइट मतलब सब कोस्टल एरिया से आ रही होती है। दूसरी हमारे पास आ रही होती है राइट लंबार असेंडिंग वेन, और थर्ड हमारे पास होती है राइट लंबार एजाइगस वेन। बेसिकली राइट लंबार एजाइगस वेन भी हमारे पास इंफीरियर वेना केवा से ही ड्रेनेज लेके आ रही है, ये आप देख सकते हैं, उसी से निकल रही है। और एजाइगस वेन हमारी बॉडी की सिर्फ कौन सी साइड पे प्रेजेंट है जी? राइट साइड पे हमारी थोरैक्स के प्रेजेंट होती है एजाइगस वेन। एजाइगस कहते क्यों? एजाइगस का मतलब होता है अनपेयर्ड, तो ये सिर्फ हमारी बॉडी की राइट साइड में प्रेजेंट है एजाइगस वेन, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जाके ये एजाइगस वेन में बाकी हम देखते हैं वो ड्रेनेज, और इसके जाके ये ड्रेन हो जाती है सुपीरियर वेना केवा में। इसी तरह जो अब अगर राइट साइड से तो भाई एजाइगस वेन आ गई, तो अब लेफ्ट साइड से कौन आएगा? तो लेफ्ट साइड से हमारे पास ड्रेनेज आता है जी ऊपर
लोअर से आती है हमारे पास असेंडिंग हेमीएजाइगस वेन, या जिसको हम कहते हैं एसेसरी हेमीएजाइगस वेन। एसेसरी हेमीएजाइगस वेन को हम सुपीरियर हेमीएजाइगस वेन भी कहते हैं, और लोअर से आ रही होती है हमारे पास सिंपली हेमीएजाइगस वेन, या इसको हम इंफीरियर हेमीएजाइगस वेन भी कहते हैं। और ये दोनों, ये जो सुपीरियर हमारे पास या एसेसरी हेमीएजाइगस वेन होती है, ये जाके ड्रेन होती है एट द लेवल ऑफ 7th thoracic vertebra, और जो हमारे पास इंफीरियर हेमीएजाइगस वेन होती है जाके ड्रेन होती है एट द लेवल ऑफ 8th thoracic vertebra, but they will drain into the azygous vein, and then the azygous vein will drain into the superior vena cava. अब हमारे पास, अब हम जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, दैट इज द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। सबसे पहले हम राइट साइड के देखते हैं। राइट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में जो फर्स्ट राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, दैट विल ड्रेन इनटू द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, फर्स्ट दे विल ड्रेन इनटू द राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, and then the right superior intercostal vein will drain into the azygous vein, और azygous vein जाके आगे ड्रेन होगी superior vena cava में। और लेकिन जो बाकी हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हमारे पास जो है राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, दैट विल डायरेक्टली ड्रेन इनटू द एजाइगस वेन, एंड दैट विल ड्रेन इनटू द सुपीरियर वेना केवा। अब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। अब लेफ्ट साइड में भी ना बड़ा आसान से, अगर आप दोनों को कंपेयर करके याद रखेंगे ना, तो ये बहुत देर तक रिटेन रहेगा। अच्छा देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट जो लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, दैट विल एज सेम एज द राइट वन, इट विल ड्रेन इनटू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। बट नाउ अब मेन फोकस यहाँ पे कि जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स है, then they will again join and drain into the left superior intercostal vein, but remember the left superior intercostal vein will not drain into the azygous vein, क्योंकि हमारे पास azygous vein तो सिर्फ राइट साइड पे है। they will drain into the left brachiocephalic vein। तो ये बात याद रखने वाली है कि जो राइट superior intercostal vein है, that will drain into the azygous vein, while the left superior intercostal vein will first drain into the left brachiocephalic vein and then into the superior vena cava। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग होती हैं वो कुछ एसेसरी हेमीजाइगस वेन में ड्रेन हो जाती हैं, और बाकी कुछ जो होती हैं वो हमारे पास हेमीजाइगस, जो इंफीरियर हेमीजाइगस वेन होती है उसमें ड्रेन हो जाती हैं, जो वो जाके हमारे पास ड्रेन हो जाती हैं एजाइगस वेन में। तो ये हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम अपनी जो है वो टॉपिक पे मूव कर जाते हैं। तो ये हम इसको पढ़ भी लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, होप से मैंने आपको सारी जो बातें की हुई है ना वो क्लियर कर दी हैं। अब हम वही करते हैं कि रीड कर लेते हैं बस। द कोरोस्पॉन्डिंग पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स ड्रेन पोस्टीरियरली इनटू द एजाइगस वेन और हेमीजाइगस वेन, जबकि द एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स डायरेक्टली एंटीरियरली वो डायरेक्ट ड्रेन करती हैं हमारे पास इंटरनल थोरेसिक और मस्कुलोफ्रेनिक में। अब हमारे पास इसको यहाँ से एक डायग्राम से भी एलैबोरेट किया, हमारी बुक में भी डायग्राम दिए हुए। अब ये जो हमारे पास वेन आ रही है, दैट इज द एजाइगस वेन। ये वाली वेन हमारे पास एजाइगस वेन है। तो ये वाली वेन एजाइगस वेन है। एजाइगस वेन में ये जाके आगे ड्रेन हो जा रही है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा में। इसी में हमारे पास बाकी जो सब कोस्टल वेन्स है, मैंने बताया था राइट सब कोस्टल वेन्स, जो बाकी नीचे वाली होती हैं फोर्थ के बाद वाली 5, 6, 7, वो सारी जाके एजाइगस वेन में डायरेक्टली ड्रेन होती हैं। और इसके बाद हम अगर अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड में नीचे से आ रही है लेफ्ट असेंडिंग लंबार वेन, जो कि हमारे पास आगे जाके लेफ्ट इसमें होती है राइट सब क्लेवियन वेन में, इसी ने ड्रेन होना होता है। उसके बाद हमारे पास इन्फीरियर हेमीजाइगस वेन है, इसने भी जाके आगे एजाइगस वेन में ड्रेन होना है। ये देख लें आप, जो हमारे पास सुपीरियर हेमीजाइगस वेन है, इसने भी आगे जाके एजाइगस वेन में ही ड्रेन होना है, ये आप देख सकते हैं। और ये साथ में, और इनके अंदर आके साथ में भी, और इन एजाइगस वेन हेमीजाइगस वेन्स में आके हमारे पास बाकी जो लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स है वो ड्रेन हो रही होती हैं। तो ये यहाँ पे हो जाता है मुकम्मल। अच्छा, इसके लिहाज से के लिए उन्होंने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दी हुई है, दैट इज अबाउट द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें बताया हुआ बेसिकली हमारे पास ना उन पेशेंट्स को बताया हुआ जिसमें ऑक्लूजन हो जाती है कोरोनरी जो वेसल होता है उसमें क्या होता है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, प्लैक्स बन जाते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है एरिया रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारे पास क्या होता है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम एक ग्राफ्ट इंसर्ट करते हैं। तो बेसिकली ग्राफ्ट क्या होता है, ग्राफ्ट हम कहते हैं किसी भी जो एक ऐसा न्यू वेसल को कहते हैं जो रीरूट कर देता है ब्लड को अराउंड द ब्लॉकेज, दैट रीरूट्स द ब्लड अराउंड द ब्लॉकेज
दैट इज़ द न्यू वेसल। अब ग्राफ्ट हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली ग्राफ्ट यूज़ होता है वो होता है हमारे पास ग्रेट सैफिनस वेन ऑफ द लैग। बट अगर ग्रेट सैफिनस वेन ऑफ द लेग हम ये जो है वो लेग से निकाल लेते हैं और ग्रेट सैफिनस वेन और इसको जाके हम एज अ ग्राफ्ट इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास इसका एक और बहुत बेहतर ऑप्शन ये है कि हम जो है अपने क्या करें कि हम बेसिकली ये करें कि हम अपनी जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है उसको हम जो है वो मायोकार्डियम में जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करने के लिए इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को बियॉन्ड द ब्लॉकेज हम वहाँ पे इंसर्ट कर दें। उसकी मतलब उसका टर्मिनल एंड उठाएं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का जो कार्डियक बाईपास में, और उसको जहाँ पे ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी के, उस कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज के बियॉन्ड उसको इंसर्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, इससे भी हमारे पास मायोकार्डियम की जो वस्कुलराइजेशन है वो रीवस्कुलराइज्ड हो जाएगा। और जो हमारे पास ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की जो एज अ ग्राफ्ट इंसर्ट करना है ये बेहतर है देन द ग्रेट सैफिनस वेन ऑफ द लेग से, क्योंकि ये हमारे पास आर्टीरियल बाईपास आ जाता है ना, तो फिर इसमें आर्टीरियल ब्लड की बाईपास ही आती है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात है तो आर्टीरियल ब्लड बाईपास जो है वो बेहतर आ जाता है। तो इसमें वही बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है डिस्कस किया हुआ है इसमें आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। मैं कह रही थी इसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कराऊँ, मगर इसमें ही कर लें तो बेहतर है। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। अब आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में उन्होंने ये बताया हुआ कि हमारे पास आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं वो सारी ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज और पोस्टीरियर में जो लोअर 9 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं ये हमारे पास एनास्टोमोस करती हैं एक दूसरे से एट अप्रोक्सीमेटली कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे। कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है हमारे पास, ये हमारे पास बियॉन्ड द मतलब कोस्टल कार्टिलेज पे जो वहाँ पे जंक्शन बना तो उसको हम कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें इन्होंने ये बताया हुआ कि द इम्पोर्टेंट कनेक्शंस क्रिएट कोलैटरल सर्कुलेटरी रूट्स। अब ये हमारे पास एक कोलैटरल सर्कुलेटरी रूट बनाता है, और ये ना आगे उन्होंने कंडीशंस कैसी कर किया हुआ, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट डक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ द आयोटा। पोस्ट डक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा में क्या होता है कि बेसिकली जो आयोटा होती है वो नैरोड हो जाती है जस्ट आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जैसे उससे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की ओरिजिन होता है तो आयोटा क्या होती है, थोड़ी सी नैरो हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो टू द लोअर बॉडी इज रिड्यूस्ड। और इसको जब हम तो इसकी वजह से हमारे पास, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो ये हमारे पास जो एनास्टोमोसिस हो रहा है ये एज अ कोलैटरल सर्कुलेटरी रूट एक्ट करेगा, और हमारे पास क्या है कि वो जो सप्लाई कर देगा, एज अ कोलैटरल सर्कुलेटरी रूट एक्ट करेगा और ये हमारे पास उसको सप्लाई दे देगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास और इसमें ये भी बताया हुआ कि जो ये बाईपास होता है आयोटिक सब क्लेवियन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, तो ये हमारे पास स्पेशली जो होता है पोस्ट डक्टल कोऑक्टेशन में होता है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंस है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है ना, तो इसमें इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये हमारे पास जो बेसिकली ये स्पेसिफिकली हमारे पास जो ये होता है आर्टीरियल एनास्टोमोसिस होता है, ये हमारे पास कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे ये जो पोस्टीरियर और हमारे पास एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज का जो हमारे पास हो रहा होता है, इससे क्या होता है, इससे हमारे पास जो होती है वो रिस्टोर हो जाती है, कोलैटरल रूट के तौर पर एक्ट कर जाता है। उसके बाद हमारे पास इस तरह डिस्कस किया हुआ थोरेसिक वॉल की लिम्फ ड्रेनेज के हवाले से। सॉरी ये पेज थोड़ा सा साइड पे हो गया, आगे थोरेसिक वॉल, हाँ जी बस ये थोरेसिक वॉल लिम्फ ड्रेनेज के हवाले से डिस्कस किया हुआ है। हाँ, थोरेसिक वॉल लिम्फ ड्रेनेज। अब इसमें लिम्फ ड्रेनेज में इन्होंने ना एक पिक्चर दी हुई इससे बड़ा आसान हो जाता है काम। थोरेसिक वॉल लिम्फ ड्रेनेज में इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो लिम्फ ड्रेनेज होता है हमारे जो एंटीरियर चेस्ट वॉल से होता है वो जाके आगे ड्रेन होता है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। ये नज़र आ रहे होंगे आपको एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को जो है वो हम पेक्टोरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, पेक्टोरल रीजन में, तो हम पेक्टोरल लिम्फ नोड्स कहते हैं। जो ये हमारे पास सारे एंटीरियर चेस्ट वॉल के मसल से लेके आता है ड्रेनेज, और इसी तरह जो पोस्टीरियर चेस्ट वॉल से ड्रेनेज आता है वो जाके इंसर्ट हो जाता है पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को हम सब स्कैपुलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सब स्कैपुला के अंडर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम स्कैपुलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास मोर डीपर एरियाज है, जैसे कि हमारे पास डीपर एरियाज में हमारे पास आ जाते हैं कि जी इंटरकोस्टल एरिया से और जो इंटरकोस्टल मसल से जो हमारे पास लिम्फ ड्रेनेज होता है स्पेसिफिकली वो हमारे पास
जाके ड्रेनेज होता है जी इंटरनल थोरेसिक नोड्स में, जो है द लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेसिस पासिस फॉरवर्ड टू द इंटरनल थोरेसिक नोड्स, जो कि सिचुएटेड होते हैं अलॉन्ग द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी में। एंटीरियरली इंटरनल थोरेसिक नोड्स में होता है जो ये डीपर हमारे पास लिम्फ ड्रेनेज है, और इसी तरह जो डीपर पोस्टीरियर रीजन का जो इंटरकोस्टल स्पेसिस का लिम्फ ड्रेनेज है वो हमारे पास होता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में। और फिर जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स हैं दैट विल ड्रेन इनटू द पैरा आयोटिक नोड्स, तब आगे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स ड्रेन हो जाएंगे पैरा आयोटिक नोड्स में, और फिर वो हमारे पास जो मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसमें ड्रेनेज हो जाएगा। तो बस यही था। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया सारा। इंटरकोस्टल स्पेसिस के हवाले से हमने हर चीज़, हर क्लिनिकल डिस्कस कर लिया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडे एनाटमी लेक्चर। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर